अपने लेसन नंबर 10 क्लास 12 5 बजे वाली क्लास, जिसमें आज का हमारा पार्ट नंबर है 8 और आज हमारे पास बेहद बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक LCR परिपथ आज हम हमारी इस क्लास में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम दोबारा से जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको संक्षेप में 2 मिनट के भीतर हम उसका दोहरान करते हुए हम LCR परिपथ पर आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने विभिन्न विद्युत अवयव जिसके लिए प्रत्यावर्ती धारा, वोल्टता, कला संबद्ध और फेजर आरेख हमने बनाया, जिसके लिए हमने आर परिपथ में कहा कि वोल्टता और धारा समान कला में होती है, कलांतर 0 होता है। एल परिपथ के लिए हमने कहा कि धारा पीछे होती है और सी परिपथ के लिए हमने कहा कि धारा आगे होती है। पीछे और आगे दोनों के बीच में, दोनों की स्थितियों में कलांतर की स्थिति 90 डिग्री के रूप में प्राप्त होती है। अर्थात एल परिपथ में धारा 90 डिग्री पीछे होती है तो सी परिपथ में धारा 90 डिग्री आगे होती है। इसके बाद हमने आर एल और आर सी परिपथ भी पढ़ा, जो कि आर एल और आर सी दोनों को जोड़कर बनाया गया था, जिसके आधार पर हमने प्रत्यावर्ती वोल्टता को उपयोग में लेते हुए प्रत्यावर्ती धारा हमने ज्ञात की, जिसका मान I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5 हमें प्राप्त होता है आर एल परिपथ के लिए, जहां tan phi हमने निकाला था XL अपॉन R। तो उसी प्रकार से RC परिपथ के लिए भी हमने tan phi इज इक्वल टू XC अपॉन R प्राप्त होता है, लेकिन इसके लिए धारा I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्राप्त होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारे पास इन तीनों ही युक्तियों को जब हमने परस्पर जोड़ दिया तो हमें पॉइंट वही ज्ञात करने हैं। पहले तो आप निकालेंगे परिणामी वोल्टता क्या बनेगी, उसके बाद धारा, क्योंकि धारा की अलग अलग स्थितियां आपके पास ज्ञात रहेंगी तो इससे रिलेटेड आपके 3 केस बनेंगे। तीनों केस आपके पास मोर देन इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन जैसा हमने डिटेल से पहले परिपथों में बताया है, यदि आपको वो सब चीजें याद हो गई हो तो LCR परिपथ के बारे में इतना दिमाग पर जोर देने की जरूरत ही आपको नहीं रहती है। केवल शुरुआती बिंदुओं को आपने ध्यान में रख लिया तो बाकी कुछ नहीं बचा। केस नंबर 1 पढ़ चुके, केस नंबर 2 पढ़ चुके, केस नंबर 3 पढ़ेंगे, ये मान के चलिए आप। ठीक है, चलिए परिपथ स्टार्ट करते हैं आज का। तो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स अपनी उपस्थिति को कमेंट बॉक्स में जरूर 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 डालते रहिए, और दूसरी बात, वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखिए, और कुछ पॉइंट्स नोट्स के रूप में आपको मिलते हैं तो अपनी फेयर कॉपी में उनको लिखना भी सीखिए, क्योंकि आवश्यक नहीं होता हर बात नोट्स में लिखा दी जाए। कुछ ऐसी बातें भी होती है जो आपको याद रखनी होती है, ठीक है ना, तो उनको आप नोट्स में भी लिखें। ओके, चलिए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पॉइंट है एल, सी और आर, अर्थात एक ऐसा परिपथ जिसमें 3 अवयव हमारे पास जोड़े गए हैं और इन तीनों अवयव के लिए हमें परिणामी वोल्टता ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हमने ये कहा हमारे पास एक प्रतिरोध R है, यह आपके पास बनती है प्रेरक कुंडली, और ये आपके पास बनता है संधारित्र C। ठीक है, R, L और C, ये 3 विद्युत अवयव है जिनको हमने चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा है, और इनके संयोजन के सिरों के मध्य हमने प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत को आरोपित कर दिया है। ये आपके पास बनता है प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत, जिसको अपन कह सकते हैं कि V बराबर होगा Vm साइन ओमेगा टी के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, ध्यान से लिखें, ध्यान से सुने और ध्यान से समझें, जिसमें हमने कहा कि वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता जब आरोपित की जाती है तो प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VR, L के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VL
और C के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VC आपको प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हमने कहा चूंकि LCR परिपथ में आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता हमें प्राप्त होती है V बराबर Vm sin ओमेगा t, समीकरण नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब अपन लेते हैं बहुत बेहद इंपॉर्टेंट चीजों के रूप में। अपने लिखने का तरीका अलग रहेगा, जैसा अपन शुरुआत से लिखते हुए आए सेम वही सीक्वेंस अपन लिखेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन को, आंसर को याद रखने में समस्या नहीं रहेगी। 3 अवयव अपने पास है, तो हम तीनों अवयव परिपथ की विशेषता पहले बताते हैं। हमने कहा आर परिपथ में होता क्या है, आर परिपथ में वोल्टता और धारा एक ही दिशा में होती है। इस कारण से मैंने ये लाइन आपको बनाई, इसको मैंने लिख दिया वी आर इक्वल टू आई एम और इंटू आर। यह धारा के मान को भी प्रदर्शित करेगी। ठीक है, चलिए हम आते हैं एल परिपथ के लिए। तो एल परिपथ के लिए स्टूडेंट्स याद होगा आपको, हमने कहा था कि धारा की तुलना में वोल्टता आगे होती है, अर्थात धारा पीछे होती है। ये लीजिए देखो इधर, यह मैंने बनाया आई एम के रूप में, और ये हो जाता है आपके पास वी एल के रूप में, जिसको आप लिख सकते हो आई एम एक्स एल के रूप में। ये आपके पास एंगल बनता है 90 डिग्री का, प्लस मतलब वोल्टता आगे है धारा से। ठीक है, बचा कौन, सी परिपथ। चलो तो फिर सी परिपथ में चलते हैं अपन। सी परिपथ में क्या होता है, सी परिपथ में जैसे कि आपको पता है धारा से, ये तो आई एम, और ये होती है वोल्टता, जिसको आपने बोल दिया VC बराबर होगा आई एम एक्स सी। ये आपके पास बनेगा -के π/2, ये होता है +के π/2, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो ये बोला था कि एल परिपथ में धारा पीछे होती है ना, जबकि आपने तो ये यहां पे वोल्टता को आगे कर दिया। अरे बात एक ही तो है कि यदि आप धारा को पीछे बोल रहे हो तो आगे कौन हुआ, वोल्टता। ठीक है, यहां देखो वोल्टता पीछे है, धारा आगे है, समझ जाओ। पीछे -का π/2 है ना, कंडीशन दोनों। मैंने ऐसा क्यों किया ये भी सुन लो, सुनो, समझो और फिर लिखो। देखिए आप यहां पे कंडीशन क्या बनती है कि यदि मैं इन तीनों पॉइंटों को, देखो यह पॉइंट, यह पॉइंट और यह पॉइंट, यदि मैं एक साथ कंबाइन कर देता हूं, क्या तीनों पॉइंटों को मैं एक साथ कंबाइन कर देता हूं, तो मेरे पास ग्राफ कैसे बनेगा। ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और ध्यान से लिखें। देखो इधर, ये तो हो गई आपके पास वी आर वाली लाइन, ये लो। ठीक है, अब हमने इस पर रखा किसको, वी एल को। ये लीजिए, ये वी एल हो गया, ये ओ पॉइंट बना आपके पास। आ गई बात समझे, क्योंकि आई एम इस पर ओवरटेक कर रहा है इसको, ये समझो आप, ये लो आई एम। ठीक है, और अब बचा कौन, बीसी। इस पॉइंट को भी तो रखो, ये कहां जाएगा, ये हो गया अपने पास, ये लीजिए वी सी। नाम लिख दो इसका, आई एम एक्स सी। ठीक है ना, इसका नाम क्या था आपके पास, वी आर इक्वल टू आई एम आर, और वी एल का मान क्या था आपके पास, वी एल का मान था हमारे पास आई एम एक्स एल के रूप में। अब देखो आप, इनके बीच में और इनके बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री का, है ना। ये बना 90 डिग्री का और ये बना 90 डिग्री का। इसका अर्थ क्या बना आपके पास कि, सुनो ध्यान से, धारा से एल परिपथ में वोल्टता आगे है, तो सी परिपथ में वोल्टता धारा से पीछे बनेगी। समझा गया, कोई डाउट। आपको देखो, सुन लो, करना क्या है, आपको इन तीनों पॉइंटों को एक साथ रख दो। एक साथ रखते बिल्कुल यही डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको।
इस पॉइंट को यहां रखो, इस पॉइंट को उठा के यहां रख दो, या इन दोनों को आपने मिलाया तो ये लाइन बनी, और इसी पॉइंट के ऊपर आपने ये लाइन रख दी, ठीक है ना। एंगल कितने कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब हो गया VL और VC। यदि मैं कहता हूं, सुनो ध्यान से सुनो, जो सवाल बन रहे हैं आर परिपथ के लिए, VL और VC के बीच में कलांतर की स्थिति बताओ आप। तो आप कहेंगे कि एल परिपथ में तो प्लस 90 डिग्री है, और सी परिपथ में क्या कहोगे, माइनस 90 डिग्री होगा। मैंने कहा चलो बताओ एल और सी में कलांतर कितना होगा। कलांतर देख लो, कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का हुआ, 180 डिग्री का। तो एल और सी के मध्य कलांतर हमेशा 180 डिग्री का होता है, अर्थात ये विपरीत कला में होती है। किसके बीच में, विपरीत कला में होती है। चलो अब अपन निकालते हैं इस परिपथ के लिए परिणामी वोल्टता क्या बनेगी। परिणामी वोल्टता आपको यहां पर ज्ञात करनी है। चलो तो फिर अपन परिणामी वोल्टता निकालते हैं इसकी अब, है ना। तो हमने कहा इस प्रकार LCR परिपथ की परिणामी वोल्टता आपको क्या प्राप्त होगी, देखो VM L C और R स्क्वायर बराबर होगा VR स्क्वायर प्लस, अब जैसा मैंने कहा परिणामी वोल्टता आपको बनानी है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा के इसको छोटा करता हूं क्योंकि अपना डायग्राम सही बन जाएगा इससे, ठीक है। यह अपन इसको यहां लिख देते हैं इस तरह से, ये अपने पास था VC इज इक्वल टू IMXC के रूप में, है ना। मैंने परिणामी वोल्टता बनाई, ये लो परिणामी वोल्टता बन गई। परिणामी वोल्टता का ये लाइन बन रहा है जो आपको बता रहा है किसको, VM LCR, ये आपको शो करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, ये देखो इधर लंब डाला आपने, यह है ना, ये एंगल हो गया आपके पास कितना, फाई, ठीक है। चलो तो फिर ये लाइन पढ़ोगे आप तो कितनी आएगी, VR, ठीक है, VR अक्षर है इसलिए VR। अब ये लाइन क्या बनेगी, इस लाइन को परिणामी बोलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा VL और VC के मध्य कलांतर बनता है 180 डिग्री, इसलिए इस लाइन की वैल्यू बनेगी VL माइनस VC के रूप में। समझ गए बात को, समझ गए, ये वैल्यू बनेगी VL माइनस VC। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, VL माइनस, ध्यान दिया रखना, हालांकि एक्सप्लेन तो किया है मैंने आपको कि माइनस क्यों आ रहा है। माइनस आने का रीजन ये है कि दोनों के मध्य कलांतर 180 डिग्री का बनता है, दोनों परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं, ठीक है। तो अपने कहा इस प्रकार से परिणामी जो वोल्टता बनेगी, आपके पास बनता है कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब कि VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ठीक है। अपन जानते हैं, इसको अपन ने दिया समीकरण नंबर 2। हम जानते हैं चूंकि VR बराबर होता है IMR, VL बराबर होता है IMXL, जिसको आप यूं भी लिख सकते हो IM ओमेगा L, व VC बराबर होगा IMXC, या आप इसको लिख सकते हैं IM 1 अपॉन ओमेगा C, ओके। चलिए इसको दे देते अपन समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो आपने रखा समीकरण 2 व 3 से क्या बनेगा, VM LCR बराबर होगा अंडर रूट, R का मान रखा IM स्क्वायर R स्क्वायर प्लस IM स्क्वायर, मैंने वैल्यू रखी, IM को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अपने पास बनता है XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ओके। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे, IM अंडर के बाहर होगी, स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो IM रहेगा, क्रॉस गुणा भी कर दो, एक लाइन कम लिखनी पड़ेगी अपने को, VM LCR बटे IM,
इज इक्वल टू अंडर रूट आपको बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। आ जाइए, ध्यान दीजिए, फॉर्मूला बन रहा है आपके पास v बटे आई इज इक्वल टू आर, मतलब कि प्रतिरोध। यह काम कर रहा है किसका? प्रतिरोध का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्रतिरोध का। तो इसको हम कहेंगे यहां पे क्या? इज इक्वल टू जेड। जेड क्या होगा? जेड एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा कहलाती है। अब बात आती है, सर आपने तो उलझा दिया, जेड तीसरी बार पढ़ा रहे हो आप हमारे को। आपने आर एल परिपथ में भी जेड बताया, आर सी में भी जेड बताया, और अब दोबारा से फिर जेड। तो मैंने आपको पहले बोला है कि जब आप केवल आर एल परिपथ की बात कर रहे हो ना, तो वहां आपको सवाल में या थ्योरेटिकल भी केवल प्रतिरोध और प्रेरणिक प्रतिघात देगा। ठीक है ना? तो जेड बराबर आपको लेना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है? और यदि आर सी परिपथ आपके पास है तो आपको बोलेगा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है? हो गए दोनों अलग अलग। लेकिन आज अपने पास जो बन रहा है जेड, वो क्या बनता है? वो बनता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है? यहां हमने कहा, यहां जेड बराबर हमने लिख दिया इसको दोबारा से आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा कहलाती है। प्रतिबाधा कहलाती है, जिसका मात्रक क्या होगा? वही होगा जो पहले था आपके पास, कितना? ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसका व्यवहार ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से प्रतिरोध आर का होता है। जैसे प्रतिरोध आर प्रतिरोध का कार्य करता है, तो उसी प्रकार से आपके पास भी यह एल सी आर परिपथ में प्रतिरोध का ही कार्य करेगा। आई बात समझने? किसी को कोई डाउट यहां तक? चले आगे, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए स्टूडेंट्स, ले लिया आपने सभी ने स्क्रीनशॉट इसका। अब अपन बढ़ते हैं आगे। देखो, समझो और लिखो। फिर आपने प्रतिबाधा ज्ञात करी, लेकिन अभी धारा हमने ज्ञात नहीं करी है। ठीक है ना? अब धारा का मान आप किस तरह से ज्ञात करेंगे? कौन से परिपथ को आदर्श मानेंगे? क्या परिपथ आर है, या परिपथ एल है, या परिपथ सी है, या फिर आर एल या आर सी है? कौन सा परिपथ है? यहां आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है ना? तो क्या करोगे आप एक काम करेंगे, पहले आप कलांतर की स्थिति इस चित्र के द्वारा निकालेंगे, फिर उसके आधार पर हम 3 केस पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी घटना घटेगी वो इस फैक्टर पे डिपेंड करती है। किस पर? एक्स एल माइनस एक्स सी पर डिपेंड करती है, जिसके आधार पर ही आप परिपथ की विशेषता को दर्शाएंगे। ठीक है? तो हमने कहा डायग्राम से ही कि चित्र से आपके पास कलांतर की स्थिति में आप लेंगे tan फाई बराबर होता है लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार। लंब आपके पास है VL, आधार आपके पास है VR। ठीक है? VL आप लिख सकते हैं IM XL माइनस IM XC बटे IM R। ओके? IM कैंसिल रहता है, आपको बनता है XL माइनस XC अपॉन R। इंप्लाइज आपके पास हो जाता है फाई बराबर आप लिख सकते हैं, या आप तो यू लिखिए tan फाई के रूप में, या फाई बराबर लिख दीजिए आप फाई इक्वल टू tan इनवर्स आपको बनेगा
एक्स एल माइनस एक्स सी और बटे आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आती है कलांतर फाई की स्थिति। ये आपके पास बनती है कलांतर फाई की स्थिति। अब हम इससे रिलेटेड विभिन्न केस देखेंगे, समझेंगे और फिर लिखेंगे। 3 कंडीशन अपने पास बनती है विशेष स्थितियों में। हमने कहा विशेष स्थितियां क्या बनती है आपके पास, देखो बोर्ड पे। नंबर 1 स्थिति के रूप में मैं इसको मिटा देता हूं, अब अपने पास इसका कोई काम नहीं रहता है। ठीक है, ये हमने इसको मिटा दिया क्योंकि अब अपने पास जो इक्वेशन काम करेगी वो प्रतिबाधा की है, जो कि ये रही आपके पास। तो इसको अपन रख लेते हैं, बाकी को अपन अभी मिटा देते हैं। देखिए हमने ये कहा यदि अपने पास यदि VL ग्रेटर देन VC, या यू कह दीजिए आप कि XL का मान XC से बड़ा है, या यू कह दीजिए कि ओमेगा L ग्रेटर देन 1/ओमेगा C। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास परिपथ जो होगा, इस स्थिति में परिपथ RL परिपथ की भांति व्यवहार करेगा, परिपथ की भांति व्यवहार करेगा, व्यवहार करेगा। ठीक है ना, देखो चेक करो, क्योंकि देखो R तो है यहां पर, प्लस आप कहते हो ओमेगा L का मान ज्यादा है किससे, ओमेगा C से। आप इसको जो भी सोल्व करोगे ना, वो मान किस में से बचेगा, ओमेगा L में से बचेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यहाँ 5 है, माइनस यहाँ 1/2 आपने लिखा। ठीक है, 1/2 का मतलब है 0.5, 5 में से 0.5 कम करोगे 4.5 बचा, किस में से बचा, ओमेगा L में से बचा। ठीक है ना, ओमेगा L में से बचा तो आपके पास जो व्यवहार होगा वो R और L की बात ही होगा, क्योंकि इसका प्रभाव ज्यादा पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में अपने पास परिपथ जो है वो RL परिपथ की भांति व्यवहार करेगा, तथा tan फाई का जो भी मान बनेगा वो भी पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। चलिए अब इसका अपन बनाते हैं फेजर आरेख और ज्यावक्र के रूप में। ज्यावक्र की तो इतनी नीड नहीं है, क्योंकि ज्यावक्र के बारे में अपन काफी कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं। आप फेजर आरेख विशेष तरीके का देखिए। फेजर आरेख के विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप यहां पर पूरी कंडीशन को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आपके पास यह अक्ष तो आपने ली O के रूप में, जो कि प्रतिरोध अक्ष है। देखो जरा, ये तो हो गई प्रतिरोध अक्ष, सुनो ध्यान से, प्रतिरोध अक्ष R के लिए मतलब। ठीक है, और ये अक्ष अपने पास बन जाती है प्रतिघात अक्ष। प्रतिघात अक्ष अपने पास, जिसको आप लिख दीजिए x के रूप में। ठीक है, क्योंकि इस अक्ष पर हम XC और XL दोनों की परिणामी वोल्टा को एक साथ यहां पर दर्शाएंगे। देखो इस तरह से ये हो जाती है आपका परिणामी वोल्टा, जिसका मान बन रहा है Z बराबर है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और ये एंगल आपके पास बन गया फाई के रूप में। और यदि आप यहां डॉटेड के रूप में लेते हैं तो ये वैल्यू तो बनती है आपको R, और ये वैल्यू आपके पास बनेगी कितनी, XL माइनस XC के रूप में। ठीक है ना, जब हम इसको उल्टा बोलेंगे तो यही वक्र नीचे बन जाएगा, समझाएगा। अब बनाते हैं अपन फेजर आरेख इसका। अब फेजर आरेख कैसे बनाओगे, फेजर आरेख को भी देखो आप। देखिए ये तो हमने एक नॉर्मल अक्ष बना दिए, ये तो एक अक्ष को तो अपने ले लिया x के रूप में, एक अक्ष को अपन लेते हैं y के रूप में। ठीक है, या एक को तो ले लिया x जो कि प्रतिघात है आपके पास, और दूसरा आपने ले लिया r के रूप में, प्रतिरोध के रूप में। ठीक है, अब कंडीशन बनानी है आपको वोल्टा के लिए। पहले वोल्टा के लिए, फिर किसके लिए, L के लिए, और फिर C के लिए, और फिर परिणामी वोल्टा आपके पास बनेगी जो अपन ने पहले भी बनाया था। देखो कैसे,
हमने बनाया, पहले तो ये बना दी आपके पास कौन सी अक्ष हो गई, VL, है ना। ये तो हो गई अपने पास VL के रूप में, नहीं सॉरी VR के रूप में, परिणामी वोल्टा VR के रूप में। और ठीक इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये आपके पास बन जाएगा VL के रूप में IMXL, और ये बनेगा आपके पास IM और R के रूप में। याद है RL परिपथ में जो ग्राफ बनाया था फेजर आरेख, वही है ये ग्राफ वही है आपके पास, ये R के लिए है और ये L के लिए है। और जो परिणामी वोल्टा आपके पास बनेगी वो आपको प्राप्त होगी इस तरह से, ये वाली परिणामी वोल्टा है, जिसको आप लिखेंगे VM कौन सी, RL के रूप में। और RLC भी आप यहां इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल रूप में अपने पास परिपथ RL बना हुआ है, कंडीशन RL बनी हुई है, इसलिए अपन ने इसको RL के रूप में लिखा है। ये एंगल आपके पास बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल आपके पास बन रहा है ओमेगा टी का, और ये एंगल आपके पास बनेगा कितना, फाई का। और यदि आप यहां डॉटेड के रूप में लेते हैं तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी VL माइनस VC के रूप में, ठीक है। और ये आपके पास ऑलरेडी VR है, इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से। अपने पास यह केवल अभी पहला केस हुआ, फिर इसी को उल्टा करके हम XL लेस देन XC के लिए भी कहेंगे, और फिर XL बराबर XC के लिए भी। तीन कंडीशन अपन यहां पर इसकी लिखेंगे। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज और अपने को साथ में लिख लेनी है कि अतः अपन ने कहा, अतः इस स्थिति में धारा, प्रत्यावर्ती धारा मतलब इस स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा I बराबर आपको प्राप्त होगी IM साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है ना। ये जरूरत नहीं है आपको फाइव को बताने की, क्योंकि आप फाइव की वैल्यू पहले निकाल चुके हो। फाइव की वैल्यू आपके पास है 10 इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। चलिए अब अपन लेते हैं केस नंबर 2। यदि अपने पास हमने कहा, यदि, अब उल्टा बोल देते हैं अपन, VL लेस देन VC, या यूं कह दीजिए कि XL लेस देन XC, या आप यूं भी कह सकते हैं ओमेगा L लेस देन 1 अपॉन ओमेगा C हो तो। अब देखो क्या बनेगा, पहले तो आप ग्राफ बनाओ, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए हमने पहले ग्राफ बनाया, ग्राफ में ये तो हो जाती है आपके पास R अक्ष के रूप में, ये होती है आपका प्रतिघात अक्ष, प्रतिघात अक्ष, ठीक है। इसको आपने बोला X, ये हो जाएगा आपके पास प्रतिरोध R, ठीक है। ये वो पॉइंट हो गया आपके पास, और कंडीशन के रूप में आपके पास बन जाता है जो वक्र बनेगा Z के लिए, वो बनेगा यह Z बराबर आपके पास होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC बोलना पड़ेगा अब आपको यहाँ पे, क्योंकि आपने कहा है XC का मान बड़ा है XL से, ये होता है 5, ठीक है। कलांतर की स्थिति के निकालने के लिए आपने एक डायग्राम के रूप में लिया इसको, तो आपके पास बनेगा ये XC माइनस XL, ठीक है। ये R आपके पास है इसे, तो हमने कहा इसलिए tan फाई आपको मिलेगा कितना, XC माइनस XL बटे कितना R, या आप कह सकते हो इसको 1 अपॉन ओमेगा C माइनस ओमेगा L और बटे कितना R हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हम ये देखते हैं कि LCR परिपथ, ऐसी स्थिति में जो परिपथ अपने पास व्यवहार कर रहा है वह RC परिपथ की भांति व्यवहार कर रहा है, और इस RC परिपथ में जो धारा आपके पास बनेगी वो फाई कला कोण से धारा आगे रहेगी, किससे, वोल्टता से। किससे आगे रहेगी, वोल्टता से। तो फाई का मान जो होता है वह आपके पास बनेगा 0 से पाई अपॉन 2 के बीच में रहेगा।
ठीक है। तो ऐसी स्थिति में परिपथ जो आपके पास बनेगा वो आरसी परिपथ की भांति व्यवहार करेगा। यहां लैंग्वेज लिख देते हैं अपन इसको ही कि अतः प्रत्यावर्ती वोल्टता कौन सी, V, ठीक है। आपके पास प्रत्यावर्ती वोल्टता जो है वह धारा से फाई कला कोण पीछे होगी। अतः फाई का जो मान होगा, फाई का मान 0 से π/2 के मध्य होगा। ठीक है, बात समझाइए आपको। tan फाई का जो मान है वह 0 से π/2 के मध्य होगा। अतः परिपथ आपके पास आरसी परिपथ की भांति व्यवहार करेगा, परिपथ की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, ये अपने पास कंडीशन होती है। इसलिए इस परिपथ में धारा कितनी बनेगी वो भी लिख दो आप। इस परिपथ में उपस्थित धारा कितनी बनेगी, देखिए आपको प्राप्त होगा I बराबर Im sin ओमेगा टी, और यहां आएगा आपके पास प्लस। पहले आपके पास आया था माइनस, अब आएगा प्लस, क्योंकि अपन जानते हैं आरसी परिपथ में धारा आगे होती है फाई कला कोण से। अब लेते हैं इसका भी फेजर आरेख। चलो फेजर आरेख अपन इसका बनाते हैं। देखिए इधर यह है कंडीशन, ये तो ले लिया आपने आर अक्ष प्रतिरोध अक्ष, ये ले लिया एक्स अक्ष। चलिए अब बनाते हैं अपन कोण। ये देखो इधर VL और VC को आपने बनाया, लाइन टेढ़ी बन गई थोड़ी सी, ये तो हो जाता है VL के लिए, हालांकि कोई काम नहीं आएगा, अपने को ये से काम लेना है। किससे? अपने को काम में लेना है VC से। ये समझे बात, अपने को VC को यहां इंक्लूड करना है। तो VC को लेते हुए हम ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पे VC के आधार पर। चल ये हो जाता है आपका VC = IMXC। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आप जल्दी से देखो, जल्दी से समझो और जल्दी से लिखें। देखिए ये आपके पास बनेगा VR, जिसका मान होगा IM और इंटू R। आगे बात सुन ली। अब जैसा कि अपने कहा कि परिपथ का जो व्यवहार है वो कौन सा है, आरसी परिपथ। तो R ये रहा, C ये रहा, बना दो बीच में परिणामी वोल्टता, जो कि आपको प्राप्त होगी ये रेखा आपके पास परिणामी वोल्टता बनेगी इस प्रकार से, कौन सी, V0RC के रूप में। अब देखो ये तो आपके पास होगा फाई, ओके, ये कोण हो जाता है ओमेगा टी, ये कोण इसके साथ 90 डिग्री और ये कोण इसके साथ 90 डिग्री। ये O पॉइंट आपके पास बन जाता है। इसको थोड़ा मिला दें ताकि आपको याद रहे कि हमने रिजल्टेंट ये वैल्यू ली है। ये अपने पास हो जाता है कौन, VL। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, ये अपने पास हुआ केस नंबर 2। अब अपन बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 को भी मैं इधर ही लिख देता हूं। केस नंबर 3 आपके पास है, यह ध्यान दीजिए, ध्यान सुनिए, ध्यान से समझिए। केस नंबर 3 में हमने कहा यदि अपने पास अब XL बराबर XC, या अपन यूं कर दें ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C, तो Z क्या होगा, रखो √R² बराबर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसमें XL की जगह XC को या XC की जगह XL को रखिए तो आपके पास क्या आता है, ध्यान से देखो इधर, बोर्ड पे ध्यान रखो आप, देखो इधर Z = ये वैल्यू 0 हो गई, तो आपके पास क्या रहा, √R², मतलब कि Z बराबर क्या हो गया, R हो गया। Z बराबर R कब हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी स्टूडेंट्स का ध्यान बोर्ड की ओर रहे, ध्यान से सुनो, फिर लिखना, फिर स्क्रीनशॉट लेना, आप जितना भी लेना हो आपको। पहले से सुनो, आपको बनता है नंबर 3 पॉइंट के रूप में कि
जब z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर है, सॉरी एक्स एल इक्वल टू एक्स सी है, तो z बराबर बनता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी। इसमें रख दो आप एक्स एल या एक्स सी को बराबर, तो ये पद 0 बन जाएगा, तो z बराबर रहेगा अंडर रूट आर स्क्वायर, मतलब कि z बराबर r बनेगा। ऐसे परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। अब 1 नंबर का सवाल है, अनुनादी परिपथ की शर्त लिखिए, तो आपका आंसर क्या बनेगा? एक्स एल बराबर एक्स सी होना चाहिए। सवाल हो सकता है एल सी आर परिपथ की अनुनादी अवस्था में प्रतिबाधा कितनी होती है? तो आपका आंसर बनना चाहिए ऐसे परिपथ में प्रतिबाधा जेड बराबर आर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके नीचे आप यहां लाइन लिख सकते हैं कि इस स्थिति में परिणामी वोल्टा और धारा एक ही कला में होगी। लिख देता हूं मैं, इस स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टता समान कला में होगी, अतः परिपथ आर परिपथ की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें एक लाइन और मैं लिखता हूं, ध्यान से सुनना और अंडरलाइन करना इसको। इस स्थिति को अनुनादी स्थिति भी कहते हैं। आपसे पूछ सकता है, जैसे मैंने अभी आपको सवाल बोला है, अनुनादी स्थिति कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आज की जो अपना पार्ट नंबर 8 एलसीआर परिपथ, जो एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण सवाल भी होता है, कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखते हुए अपने नोट्स सेल्फ तैयार कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के नोट्स जितना सेल्फ आप तैयार करेंगे, चैप्टर आसानी से आपको उतना याद होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।